नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेबर स्टूडियो इंडिया में। आज हम बात करेंगे ईएसआईसी या ईएसआई डिपार्टमेंट के बेनिफिट्स के बारे में और बताएंगे एक ऐसी शानदार बेनिफिट के बारे में जो आपकी ज़िंदगियों को बदल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने जानने वालों तक शेयर करें और लेबर स्टूडियो इंडिया को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप ईएसआई के अंदर कवर्ड है या नहीं। तो जैसे कि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अभी लगभग 3 करोड़ इंश्योर्ड पर्संस हैं ईएसआई के अंदर। तो अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपए से कम है पर महीने और आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत हद तक ये चांसेस है कि आप ईएसआई के अंदर कवर्ड होंगे। स्पेशली अगर आप फैक्ट्रीज में या स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, शोरूम्स जो होते हैं बाइक की या कार की, इस तरह की किसी भी तरह के शोरूम या बिग बाजार जैसे रिलायंस ट्रेंड्स, इस तरह की चेन्स होती है, उनमें अगर आप काम करते हैं, सर्विस सेंटर, थिएटर्स में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अगर रेलवे के हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो भी बहुत हद तक चांसेस है कि आप ईएसआई के अंडर कवर्ड होंगे। और अगर आप इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और फिर भी आप ईएसआई के अंदर नहीं आते हैं, तो अपने एम्प्लॉयर को बोल करके आप ईएसआई अपना उनको बोलें ईएसआई में रजिस्टर करें और आपको इंश्योर्ड पर्सन बनाएं, क्योंकि ईएसआई के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो चलिए हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। ईएसआईसी के अंदर बेसिकली दो तरह के बेनिफिट होते हैं, एक होता है मेडिकल बेनिफिट और दूसरा होता है कैश बेनिफिट। तो चलिए दोनों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल बेनिफिट के बारे में। मेडिकल बेनिफिट मिलता है इंश्योर्ड पर्सन और उनके फैमिली मेंबर्स को, और फैमिली मेंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं उनके स्पाउस, अनमैरिड डॉटर, और अगर उनका बेटा है तो माइनर अगर है बेटा तो वो कवर्ड होता है मेडिकल बेनिफिट के लिए, और अगर बेटा माइनर नहीं है, अगर वो एजुकेशन ले रहा है तो अप टू 21 ईयर्स के एज तक वो मेडिकल बेनिफिट पा सकता है ईएसआईसी कोटा के अंदर। नेक्स्ट है डिपेंडेंट पेरेंट्स डे। अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं और उनकी सैलरी 9,000 से कम है तभी वो आपके डिपेंडेंट माने जाएंगे। इन्फॉर्म चाइल्ड अगर है तो वो लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप इंश्योर्ड पर्सन है तब तक वो आपके ऊपर मेडिकली डिपेंडेंट है। और हम बात करेंगे स्केल ऑफ मेडिकल बेनिफिट। स्केल ऑफ मेडिकल बेनिफिट ये है कि आपको फुल मेडिकल बेनिफिट मिलता है। इसमें मतलब कोई लिमिट नहीं है। आपके अगर ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा भी खर्च हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 लाख के बाद बोल दिया जाएगा कि आपके ट्रीटमेंट में 5 लाख खर्च होगी, अब ईएसआई कवर नहीं करेगी, आप कहीं और से देख लो। तो ऐसा नहीं है, आपके ट्रीटमेंट में कितना भी खर्च क्यों ना है, ईएसआईसी वो पूरा कवर करता है। और मेडिकल बेनिफिट के अलावा जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्स अगर आपको लग रहे हैं, या हियरिंग एड्स होते हैं, कान जैसे सुनने की मशीन हो गई या चश्मा हो गया, पेस मेकर हो गया, व्हील चेयर हो गया, ये भी प्रोवाइड किया जाता है आईपी और उनके फैमिली मेंबर्स को। उसकी कुछ कंडीशन है जो आप, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ईएसआईसी ऑफिस जाकर के पता कर सकते हैं। और हम जानेंगे मेडिकल बेनिफिट के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है? मेडिकल बेनिफिट की एलिजिबिलिटी के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर होता है वो डे 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। जिस दिन आप रजिस्टर किए हैं अपने जॉब में एज ए इंश्योर्ड पर्सन, उस दिन से ही आपको प्राइमरी और सेकेंडरी केयर मिलता है। लेकिन सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने के बाद आप एलिजिबल होंगे, और उस 6 महीने में मिनिमम 78 डेज का कंट्रीब्यूशन फाइल होना चाहिए। और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट फैमिली के लिए 12 महीने के बाद स्टार्ट होता है और उसके लिए 156 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर सपोज एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है, जैसे कि अगर ऑन ड्यूटी आपको किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा भी एसएसटी जो होता है सुपर स्पेशल ट्रीटमेंट, वो डे 1 से एलिजिबल हो सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, आपको एसआईसी ऑफिस में जाना पड़ेगा। अगर आपके कोई अचानक से ऐसा कोई सिचुएशन आ गया है कि आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए और आप एलिजिबल नहीं है, तो आप एक बार जाकर के वहाँ पे बात कर सकते हैं कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मेडिकल बेनिफिट का और कुछ पार्ट है। हाँ, ईएसआईसी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जब तक हम कंट्रीब्यूशन फाइल कर रहे हैं तब तक ही हमें कुछ मिलता है, और जैसे पीएफ में है कि आप रिटायर होने के बाद भी आपका जो पीएफ का पैसा वो मिल जाता है वापस, लेकिन ईएसआईसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ईएसआईसी में भी रिटायर्ड जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो सुपर एन्यूनेशन के चलते रिटायर हुए हैं, और उनके स्पाउस को मेडिकल बेनिफिट हमेशा मिलता है। उनका बस ये कंडीशन होना चाहिए कि 5 साल तक उनका ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ होना चाहिए रिटायरमेंट से पहले, और उनको 120 रुपीज पर एनम के कंट्रीब्यूशन देना होगा, और वो मेडिकल बेनिफिट के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें हालांकि एसएसटी ट्रीटमेंट मतलब सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल। तो इस केस में आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी केयर आपको कैशलेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिर्फ आपको 120 रुपीज पर एनम देना है, मतलब 10 रुपए पर मंथ देना है। एक बार में साल में एक बार जाकर के आप ब्रांच ऑफिस में दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कैश बेनिफिट के बारे में। कैश बेनिफिट में हम सबसे पहले बात करेंगे सिकनेस बेनिफिट के बारे में। सिकनेस बेनिफिट की हमारी जो एलिजिबिलिटी होती है वो है 78 डेज कंट्रीब्यूशन इन कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या है उसके बारे में मैंने डिटेल में लिख दिया है, वो आप समझ पाएंगे कंट्रीब्यूशन कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है।
एलिजिबिलिटी है 78 डेज। इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं वो 91 डेज की ले सकते हैं, 2 सब्सिक्वेंट बेनिफिट पीरियड में। मतलब कि 6 महीना का बेनिफिट पीरियड होता है, उसमें अगर एक साल में मान के चलिए कि एक साल में 91 दिन की आप सिकनेस बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें आपको मिलता क्या है, इसमें आपको मिलता है 70% ऑफ एवरेज डेली वेजेस। तो सपोज आपकी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, तो इसमें आपको 7,000 रुपये मिलेगा अगर आप सिकनेस बेनिफिट लेते हैं तो। और इसको क्लेम कैसे करना है, इसको क्लेम करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप जो आपका नियरेस्ट ईएसआई डिस्पेंसरी जहाँ से आप अटैच है वहां जाएंगे और वहां से एक अनफिट सर्टिफिकेट लेंगे। और उस सर्टिफिकेट में जो नेक्स्ट डेट पे आपको बुलाया जाएगा उस डेट पे फिर से जाएंगे, और जब तक आप फिट नहीं हो जाते तब तक उस डेट के हिसाब से ज्यादा करके आप सर्टिफिकेट कटाते रहेंगे। और उसके बाद जब आप फिट हो जाएंगे तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में जाएंगे और अपना क्लेम सबमिट करेंगे। और अब तो ईएसआईसी आईपी पोर्टल में आप खुद से अपना क्लेम ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैश बेनिफिट है हमारा एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, जिसको ईएसबी बोलते हैं। इसमें क्या है, सपोज अगर किसी को कोई डेडली डिजीज हो जाती है जैसे कैंसर है या किडनी की बीमारी हो, जैसे 34 डिजीज के नाम उसमें लिखे गए हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है हमारी 2 साल की कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और 156 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इलनेस के लिए है। और इसमें हमारी बेनिफिट जो मैक्सिमम है 709 दिनों की है। जैसे 91 डेज की हमें वहां मिल गई थी एसबी, उसके बाद फिर ईएसबी में कन्वर्ट होता है। अगर आपकी जो बीमारी है वो 34 डिजीज जो लिस्टेड है उसमें अगर आती है तो इसमें आपको फिर 709 डेज का और मिलता है। मतलब टोटल 709 प्लस 91, 800 दिनों तक आपको बिना काम किए सैलरी मिलेगा। इसमें क्या मिलता है, 80% ऑफ एवरेज डेली वेजेस। जैसे सिकनेस बेनिफिट आपको 70% मिल रहा था, अगर आपको वो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट हो जाता है तो आपको 80% ऑफ एवरेज डेली वेजेस मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, वैसे ही जाकर डिस्पेंसरी में सर्टिफिकेट कटाना है और 91 डेज होने के बाद आप अपने ब्रांच ऑफिस में जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आगे आपको कौन सा फॉर्म भरना है। और आप जैसे डिस्पेंसरी जाते रहेंगे सर्टिफिकेट कटाते रहेंगे, और जैसे जैसे आपकी इलनेस 1 महीने 2 महीने पे आप जाके क्लेम करेंगे, अप टू 709 डेज आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिसेबलमेंट बेनिफिट। डिसेबलमेंट बेनिफिट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट और एक परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। तो हम पहले बात करेंगे टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट के बारे में। टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट जो होता है वो डे 1 से आपका कवर होता है, और इसके लिए क्या है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इंजरी के केसेस में ही ये टेम्पोररी डिसेबलमेंट बेनिफिट का मिलता है। अगर आपको जो डिसेबलमेंट है वो आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी के थ्रू होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या है वो हम समझ लेते हैं कि अगर आपको ऑन ड्यूटी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां ऑन ड्यूटी आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, उसे बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट इंजरी। और अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हैं और घर से ऑफिस आ रहे हैं, ये भी आपके ड्यूटी में काउंट होता है। इस पीरियड में भी अगर आपके साथ कुछ एक्सीडेंट होता है तो ये भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी में काउंट होगा। अगर आपका फील्ड वर्क है, आप फील्ड काम से बाहर जाते हैं, सपोज जैसे आप बिजली मीटर रीडर हैं या फिर मार्केटिंग एजेंट हैं, तो आप ऑन रोड भी आप ड्यूटी में ही काउंट होंगे। तो ऐसे केस में अगर आपके साथ एक्सीडेंट होता है तो आपको 90% ऑफ सैलरी मिलेगा जब तक कि आप फिट नहीं हो पाते हैं। टेम्पोररी डिसेबलमेंट, आपको कुछ छोटा मोटा बीमारी हो गया, एक्सीडेंट की वजह से अगर आपको ये हो गया तो आपको 90% ऑफ एवरेज डेली वेजेस मिला जब तक आप फिट नहीं हो पाते हैं। इसको क्लेम करने के लिए आपके जो एम्प्लॉयर होंगे वो एक एक्सीडेंट रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑनलाइन रिपोर्ट में, और उसकी एक कॉपी आपके ब्रांच ऑफिस में देंगे। और फिर वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर होगा वो आपके एक्सीडेंट रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये सही में एम्प्लॉयमेंट इंजरी है कि नहीं। जो विटनेसेस होंगे उनसे विटनेस स्टेटमेंट लेगा, और अगर रोड एक्सीडेंट हो तो एफआईआर वगैरह भी होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देख करके हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको देख करके वो डिसाइड करेगा कि वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी है कि नहीं। और उसके बाद अगर वो डिसाइड हो जाता है तो आपको 90% ऑफ वेजेस मिलते रहेंगे। इसमें भी सेम है, जैसे आप वहाँ पे सिकनेस बेनिफिट में डिस्पेंसरी से सर्टिफिकेट कटा रहे थे, इसमें भी जब तक आप फिट नहीं होंगे तब तक डिस्पेंसरी से सर्टिफिकेट कटाना जरूरी है। और अगर आपके एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो जैसे ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे आप डिस्पेंसरी जाएंगे और वहां से एक सर्टिफिकेट हटाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे ही ब्रांच ऑफिस वाले आपको पेमेंट करते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपका एक्सीडेंट केस एडमिट भी हो जाता है तो ब्रांच ऑफिस आपको पेमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिस्पेंसरी और सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही वो पेमेंट करते हैं। तो सर्टिफिकेट हटाना इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट कैश बेनिफिट है डिसेबलमेंट बेनिफिट का दूसरा पार्ट है परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट। सपोज आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी में परमानेंट कोई डिसेबलमेंट हो जाती है, सपोज किसी का कोई हाथ कट जाता है या एक पैर कट जाता है, इस टाइप का अगर कुछ परमानेंट लॉस हो जाता है तो ईएसआईसी का एक मेडिकल बोर्ड होता है, वो डिसाइड करता है कि आप कितनी अर्निंग कैपेसिटी आपने लूज करी है, उसके हिसाब से आपका परसेंटेज फिक्स होता है और वो परसेंटेज आपको एज ए पेंशन लाइफ टाइम मिलता है।
तो ऐसा भी नहीं है कि आप जब तक काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में 60 ईयर्स के एज तक के लिए आपको मिलेगा, वो आपको एज ए पेंशन लाइफ टाइम मिलता है। और पीडीबी बेनिफिशियरीज जो होते हैं उनको वो भी 120 रुपीज पर एनम दे करके मेडिकल बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट कैश बेनिफिट हमारा था डिपेंडेंट बेनिफिट। डिपेंडेंट बेनिफिट के लिए क्या है कि अगर सपोज एम्प्लॉयमेंट इंजरी के ही थ्रू अगर किसी के कोई आईपी की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स जो होते हैं, जिनमें उनके स्पाउस आ जाते हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स आ सकते हैं, उनको उनका सैलरी का कुछ पोर्शन जो कि लगभग 90% के आसपास होता है, वो उनको पर मंथ पेंशन के रूप में लाइफ टाइम मिलता है। स्पाउस को लाइफ टाइम मिलता है, पेरेंट्स को लाइफ टाइम मिलता है, बेटी अगर है तो उसको शादी तक मिलता है, और लड़का अगर है तो 25 ईयर्स के एज तक मिलता है। इसको कैसे क्लेम करेंगे? इसको क्लेम करने के लिए भी हमें वही है, एम्प्लॉयर ऑनलाइन एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करेगा और एक कॉपी ब्रांच ऑफिसर एट डिस्पेंसरी को देगा, और उसके बाद ब्रांच मैनेजर ब्रांच ऑफिस जो है वो इंक्वायरी करेगा, और अगर इंक्वायरी में वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से डेथ हुई है, तो फिर पेंशन स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, कभी 1-2 महीना या 2-3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप उसमें अपना जो भी वहां से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करें। अगर 2-3 महीने लग भी जाते हैं तो आपको पेंशन डे 1 से ही मिलेगा। जिस डेट पे डेथ हुई थी उसी डेट से आपको पेंशन मिलेगा, और सपोज 3-4 महीने का डिले होता है तो वो 3-4 महीने का अमाउंट एक बार में लमसम एरिया के रूप में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कैश बेनिफिट है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपको जो कन्फाइनमेंट डेट होता है, आपका एक्सपेक्टेड कन्फाइनमेंट डेट मतलब एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, उससे 9 महीना पहले आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए ईएसआई के अंदर, और कम से कम 70 दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये किसे मिलता है? इंश्योर्ड वुमेन को मिलता है। ऑब्वियसली इंश्योर्ड मैन को तो नहीं मिल सकता। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें आपको मिलेगा आपके डेली वेजेस का 100% ऑफ सैलरी 26 हफ्तों के लिए, मतलब टोटल 182 डेज के लिए, अप टू 2 चाइल्ड, 2 बच्चों तक के लिए 26 वीक्स का, और उसके अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसके बाद 12 वीक्स के लिए मिलेगा। इसके साथ कंडीशन ये है कि आपको उस पीरियड के लिए आपको मैटरनिटी लीव होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जॉब भी कर रहे हैं और यहाँ से भी पैसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप मैटरनिटी लीव पर 26 वीक्स के लिए जाते हैं तभी आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इसको क्लेम कैसे करेंगे? इसको क्लेम करने के लिए आप ईएसआई डिस्पेंसरी 2 बार जाना पड़ेगा आपको। एक बार बिफोर डिलीवरी, वहां पे एक आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट सर्टिफिकेट, और एक डिलीवरी के बाद जहाँ पे आपको मिलेगा कन्फाइनमेंट सर्टिफिकेट। और 26 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आप अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगे और नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस में जाके क्लेम करेंगे। और अब तो आप ऑनलाइन भी ईएसआईसी आईपी पोर्टल में esIC.gov.in के द्वारा क्लेम कर सकते हैं। मिसकैरेज के केस में क्या है? मिसकैरेज के केस में आपको मिसकैरेज के डेट से 6 हफ्ते तक की मैटरनिटी बेनिफिट आपको मिलेगी। अगर प्रेगनेंसी वजह से डेथ हो जाती है तो 26 वीक्स या डेथ ऑफ आईडब्ल्यू जो भी पहले होगा उसका जो 100% पैसा है वो आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कुछ और कैश बेनिफिट्स के बारे में, जिसमें एक आता है कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस। इसमें क्या है कि अगर इंश्योर्ड वुमेन या फिर स्पाउस ऑफ एन आईपी, सपोज किसी इंश्योर्ड पर्सन की वाइफ या इंश्योर्ड वुमेन खुद अगर ऐसी जगह पे जो डिलीवरी होता है बच्चे का जहाँ पे मेडिकल अरेंजमेंट ईएसआईसी के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया, तो 7,500 रुपया आप ईएसआई कॉर्पोरेशन के द्वारा कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस के रूप में ले सकते हैं। दूसरा है फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस में क्या है? 15,000 रुपये मिलता है सिंगल मोस्ट फैमिली मेंबर को अगर किसी आईपी की इंश्योर्ड पर्सन की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है। इसमें एम्प्लॉयमेंट इंजरी कुछ नहीं है। अगर आपकी किसी भी कंडीशन में डेथ होती है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, हर केस में फ्यूनरल एक्सपेंस के लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी होता है, जैसे कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसमें क्या है कि आपको अगर आपकी नौकरी किसी भी वजह से छूटती है तो आपको 3 महीने की 25% सैलरी आपको दी जाएगी ताकि आप दूसरा जॉब सर्च कर सकें। और एक है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। इसमें क्या है कि अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, फैक्ट्री बंद होने की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर आपकी जॉब छूटती है, तब आपको 2 साल तक की 50% ऑफ द सैलरी मिलेगी। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के रूप में आपको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ईएसआईसी की लाइफ चेंजिंग बेनिफिट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो चलिए जानते हैं क्या है ये लाइफ चेंजिंग बेनिफिट। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के डेट में सबसे बढ़िया प्रोफेशन जो माना जाता है वो डॉक्टर्स को माना जाता है। मोरली भी बहुत अच्छा है और पैसे भी अच्छे से बना लेते हैं डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स बनने के लिए ईएसआईसी के अपना मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे वार्ड ऑफ आईपी की सीट्स एमबीबीएस और बीडीएस के लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये सही में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है अगर आपका बच्चा अगर डॉक्टर बने ईएसआईसी के थ्रू। तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल्स में जानते हैं।
वार्ड ऑफ आईपी। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जब नीट का फॉर्म आया है, सपोज नीट का फॉर्म मार्च में आता है, फरवरी मार्च में आता है, तो उसका रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा अप्रैल से सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो आपको अप्रैल से सितंबर तक का लास्ट डेट है कि 30 सितंबर को आपको इंश्योर्ड पर्सन होना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? नंबर ऑफ सीट्स है हमारे पास एमबीबीएस में 437 सीट्स और बीडीएस में 28 सीट्स जो थी वो वार्ड ऑफ आईपी के लिए एकेडमिक ईयर 2023-2024 में रखी गई थी। तो ये काफी अच्छा नंबर है सीट्स का, 437 सीट्स। और कट ऑफ नॉन वार्ड ऑफ आईपी और वार्ड ऑफ आईपी का कट ऑफ में भी अच्छा खासा डिफरेंस होता है। आपके बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं तो आप उनको नीट की तैयारी जरूर कराएं और वार्ड ऑफ आईपी कोटा के तहत उनको डॉक्टर बनाएं। और इसमें फीस भी बहुत कम होती है, मात्र 24,000 रुपए पर एनम ट्यूशन फी होती है और छोटे मोटे कुछ हॉस्टल और मेस चार्ज होते हैं। तो बहुत मिनिमम पैसे में आपके बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। खास करके हमारी लेबर क्लास जो होते हैं, जो जिनकी सैलरी 15 से 20,000 रुपए होती है, उनके बच्चे अगर डॉक्टर बन जाए तो वो लाखों में कमाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी लाइफ में काफी बड़ा चेंज आ सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ईएसआईसी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपके बच्चों को ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजेस में आईपी कोटा के तहत रिजर्वेशन मिलता है। तो आप अपने बच्चों को शुरू से ही डॉक्टर बनने के लिए मोटिवेट करें और उनको ईएसआईसी के आईपी कोटा के थ्रू नीट निकलवाने में मदद ज़रूर करें। तो ये थी ईएसआईसी की सारी बेनिफिट्स। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेबर स्टूडियो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।